वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। तो आज से आपकी जो है यूजीसी नेट की क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम आपके एजुकेशन के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उन सबको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जून 2023 का जो पेपर हुआ है। इससे के बाद जो है आपका फरवरी कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो जो कि आपका दिसंबर 2022 के लिए एग्जाम हुआ था। उसमें आपके 2 पेपर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके 2 शिफ्ट में एजुकेशन के पेपर हुए थे, वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से आपके लास्ट जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो सभी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो आपकी आंसर की रहेगी, क्योंकि आपको पेपर तो मिल जाते हैं लेकिन आपको आंसर की जो मिलती है वो आपको गलत मिलती है। लेकिन जो हम आंसर की डिस्कस करेंगे वो आपकी यूजीसी नेट के द्वारा, जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपकी आंसर की डिक्लेयर होती है, वो वाली आंसर की हम डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल आपकी आंसर की रहने वाली है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि जो आंसर बताए जाएंगे वो आपको यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ही बताए जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आपका एग्जाम डेट क्या थी, आपकी 19 जून में जो है आपका एग्जाम हुआ था, जून 2023 के लिए। यहाँ पर आपकी टाइमिंग भी दे रखी है। तो चलिए देखते हैं, ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया। फर्स्ट पेपर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो आपका मेन पेपर है एजुकेशन का, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपके 50 क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर के आते हैं और 100 क्वेश्चन जो आपके मेन पेपर के, जिसमें आपने अपनी पीजी कंप्लीट की होती है, उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो आपके क्वेश्चन है ये आपके फर्स्ट पेपर के, इनकी भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, ये भी आपके साथ मिलकर सोल्व कराए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, आपके एजुकेशन सब्जेक्ट की। और जो भी गाइस चैनल के साथ नया जुड़ा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही सारे प्रीवियस पेपर कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने आपके सिलेबस इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उतने ही यूजीसी नेट को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करने होंगे। बिना आपके प्रीवियस ईयर पेपर के आप अपना एग्जाम नहीं निकाल सकते। और प्रीवियस ईयर पेपर को भी आपको डिटेल में अच्छे से टॉपिक वाइज समझकर करना होगा। तो यहाँ पर जो है आपका चलते हैं, ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 50। तो यहाँ से जो है आपका स्टार्ट हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। किस चीज के लिए, आपका एजुकेशन सब्जेक्ट का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका आधारभूत या फिर आप कह सकते हो ग्राउंडेड थ्योरी, सिद्धांत के शोधकर्ता द्वारा यहाँ पर कोडिंग क्यों किया जाता है, कुटन क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है आपका, साहित्य में पूर्ववर्ती अवधारणा बनाने के लिए, मुक्त कुटन, चयनात्मक कुटन एवं अक्षांश कुटन के प्रयोग के लिए। इसके बाद है आपका नियमात्मक विचार के ग्रहण करने के लिए, या फिर जब सैद्धांतिक संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है तो उसे रोकने के लिए। तो जब आपकी ग्राउंडेड थ्योरी होती है, उसमें जब आपकी संपत्ति हो जाती है, आपको संतुष्टि मिल जाती है, उसके बाद जो हम उसे रोक देते हैं, क्योंकि बार बार जो आपका एक ही जो है आपको आंसर मिलने वाला है, तो उस स्थिति में आकर आपका क्या कर दिया जाता है, इसे रोक दिया जाता है, इस थ्योरी को। तो वो ही यहाँ पर आपका आंसर बताया कि किस लिए किया जाता है। तो आपका फोर्थ जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका फोर्थ जो आंसर जो है बिल्कुल सही है। 25 का जिसका भी पेपर था उसने यहाँ पर सेकंड लगाया, जो कि गलत था। और बच्चे गलत लगाएंगे, इन्होंने कहा क्यों किया जाता है, इन्होंने ये नहीं पूछा, ये सारी चीज तो इसके अंदर आती है, लेकिन क्यों किया जाता है, वो इसलिए ही किया जाता है जब आपके सैद्धांतिक संपत्ति हो जाती है, उसकी आपको एक तरह से संतुष्टि मिल जाती है, उसके बाद जो है उसे रोक दिया जाता है। क्योंकि पता है कि अब आपको जो है कोई भी न्यू नॉलेज नहीं मिलेगी। बार बार जब आप एक ही चीज करते हो और आपको बार बार न्यू नॉलेज मिल रही है तो उसे करने का फायदा भी होता है। लेकिन आपकी एक स्थिति ऐसी आ जाती है जिसे आप जब दोबारा करोगे तो आपको सेम ही प्रोसेस देखने को मिलेगा, सेम ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो है इस चीज को रोक दिया जाता है, क्योंकि अब आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी नहीं। तो इसी वजह से जो है आपका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका, यदि कोई बालक या फिर बालिका सही दृष्टि क्षमता एवं शरीर गठन होने के बावजूद भी दीवार घड़ी से समय बताने में बार बार कठिनाई का अनुभव करता है, तो यह प्रदर्शित करता है कि वह बालक है। देखो यहाँ पर क्या है, बालक जो है उसकी दृष्टि भी बिल्कुल सही है, शारीरिक गठन भी सही है, मतलब वो शरीर से भी ठीक है, उसकी आंखें भी ठीक है, लेकिन जब भी वो घड़ी को बार बार देखता है लेकिन उसे कठिनाई होती है, वो समय नहीं बता पाता। तो किस चीज का यहाँ पर विकार हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आपका यहाँ पर वाक, या फिर कह सकते हो आपका विकार, जो कि आपका डिसलेक्सिक है, ये है, या फिर आपका मंदबुद्धि। मंदबुद्धि नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बार बार समय बताने में कठिनाई कर रहे थे, यहाँ पर मंदबुद्धि नहीं होगा। इसके बाद है आपका डिस्ग्राफिक। डिस्ग्राफिक किसके लिए होता है, लिखने वाली, यहाँ पर लिखने वाली कोई भी चीज नहीं है। आगे आपका डिस्प्रोसिक। डिस्प्रोक्सिक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, वो बोलने में बताने में बार बार क्या कर रहा है, कठिनाई महसूस कर रहा है।
तो उसमें के अंदर क्या हो जाएगा, वाक, या फिर वहां पर वो चीजें देख तो पा रहा है लेकिन उसे पढ़ने में कठिनाई हो रही है, इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पठन विकार हो जाएगा। आपके वहां पर उसे 5 तो दिख रहा है लेकिन उस पर वो 5 पढ़ा नहीं जा रहा, तो इस वजह से जो है आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका इसमें है आपका ट्रांजैक्टिव रीजनिंग, या फिर आप कह सकते हो आपकी ट्रांजैक्टिव तरगणना। तो इसका सबसे पहला क्या है, सामान्य से विशेष की ओर अक्सर करता है, विशेष से सामान्य की ओर, या फिर विशेष से विशेष की ओर अक्सर करता है, या फिर आपका आदिम की आधुनिक की ओर अक्सर करता है। तो ये किसके लिए करता है, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, ठीक है। ये जो आपकी ट्रांजैक्टिव रीजनिंग होती है, आपके जो पर्टिकुलर चीज होती है उसी की तरफ जो है यहाँ पर आपकी तर्क गणना करता है, रीजनिंग करता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर आपका थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है थर्ड का जो है आपका, इसका थर्ड ही आंसर बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यह कथन किसका है। आपके इस बार जो है कई सारे कथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जितने ज्यादा करोगे ना उतना आपके एग्जाम को क्लियर करने में उतनी ही ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी राष्ट्र इसलिए महान अथवा अच्छा नहीं होता क्योंकि सदन इससे अथवा उससे अधिनियमित करती है, बल्कि इसलिए होता है कि इसके निवासी महान और अच्छे हैं। तो ये आपका कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो ये आपका कहा था जे कृष्ण मूर्ति। वैसे भी आपको महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद ने इन चीजों पर बात नहीं की थी, आपका जे कृष्ण मूर्ति ने ही इन सब चीजों पर बात की थी। आपको याद रखना है इस बार जो है आपके कृष्ण मूर्ति से बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके बने थे, तो आपको इसे बहुत अच्छे से क्लियर करना है। जे कृष्ण मूर्ति से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस में दिया है उसे आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल से समझकर एग्जाम में जाना होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूनेस्को ने किस वर्ष में शिक्षा को वैश्विक सामान्य अच्छाई के रूप में मानने का अभिवचन किया है, ठीक है। आपका यूनेस्को में जो आपकी वैश्विक समाज, आपकी ग्लोबल कॉमन गुड है, उसमें आपका किस ईयर्स किया गया था, तो ये किया गया था आपका वर्ष 2015 में ही इसे आपका इंक्लूड किया गया था। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। सिग्मा सिद्धांत के कितने सोपान है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा, और जो आपकी आंसर की आई उसमें भी बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा डाउट रहा था, लेकिन जो आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है आपका 4। इसके 4 स्टेप ही इसमें देखने को मिलते हैं। बेशक इसमें आपको 6 सिग्मा दिख रहा होगा, लेकिन इसके 4 स्टेप जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। आपको याद रखना है इसका जो है 4 सोपान बिल्कुल सही है। बच्चे इसे में गलत करके आए थे, जैसे कि आपका डीमाइक भी होता है इसकी फुल फॉर्म, तो बच्चे इसे लगा के आए थे कि 5 है तो इसके 5 सोपान हो गए, तो ऐसा भी नहीं था, इसके 4 ही सोपान होते हैं। आपको देख लेना है कौन कौन से इसके 4 स्टेप है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रूबिक्स मापदंड क्षेत्र वियोजन हेतु आवश्यक होते हैं, क्योंकि क्यों आवश्यक होते हैं। सबसे पहले अध्यापकों नैदानिक या फिर आपका उपचारात्मक सूचना प्रदान करता है। इसके बाद है आपका अध्यापकों को संकलात्मक सूचना या फिर आप कह सकते हो समेटिव इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। इसके बाद है आपका रचनात्मक पुष्टि प्रदान करता है, फॉर्मेटिव फीडबैक देता है। आगे है आपका यहाँ पर जो है नियोजन या फिर आप कह सकते हो स्थानन, जो कि आपका प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। या फिर आपका इसमें 5th है, वो है आपका यह निरंतर जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। तो आपका पूछा रूबिक्स क्या है। रूबिक्स एक तरह का आपका आकलन करता है चीजों का, कि आपके बच्चों ने कितने ज्यादा एक्टिविटी या फिर कितनी ज्यादा आपकी अचीवमेंट हासिल की, क्या क्या उनकी उपलब्धि रही, उससे रिलेटेड जो है आपका रूबिक्स होता है। तो इसका जो बिल्कुल सही है वो आपका नैदानिक सूचना को प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो आपका समेटिव इंफॉर्मेशन भी टीचर को देता है, ये भी सही है। लेकिन जो आपका फॉर्मेटिव है वो इसमें नहीं होता, क्योंकि लास्ट में होता है, ये आपके पूरे का आपका आकलन करता है। तो फॉर्मेटिव तो आपका हर स्टेप पर छोटे छोटे तरीके से हम रचनात्मक प्रतिपुष्टि दे सकता है, तो ये भी नहीं है। सी को आप हटा दीजिए, सी इसमें था तो आपका बी तो होगा नहीं। आगे बात करते हैं आपका विद्यार्थी के नियोजन, आपका प्लेसमेंट के बारे में भी ये बात नहीं करता, लेकिन यह विद्यार्थी कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन देता है। तो आपका ए बी ई जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी 2 ऑप्शन थे वो आपके अलग थे, तो इस वजह से जो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका किसे दिव्यांगजनों के खेलों के जनक के रूप में माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही यूनिक पूछा गया था, इस बार ये थोड़ा आपका अलग ही सिलेबस से इंक्लूड करके दिया था। है तो वैसे आपके सिलेबस में भी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो है आपका 2nd, आपका लुडविग आपका गटमार्क जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है, जो भी जनक है वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नोट वाले पर आपको फोकस रखना है, बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो
तो इसमें है सबसे पहला आपका, इसमें व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका, इसमें बहुत बेहतर या फिर बदतर के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके लिए अभ्यास के बिना भी हो सकता है। क्या अभ्यास के बिना आप लर्निंग कर पाओगे? ये चीज यहाँ पर दी गई है। आगे, यह आवश्यक रूप से दीर्घ अवधि तक बरकरार रहना चाहिए, तो पूछा है नहीं है। आपका इसमें क्या पूछा था? नहीं है। तो नहीं का आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना था। तो इसमें एक ही है कि बिना अभ्यास के आप लर्निंग कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो आपका थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट तो आपकी पूरी डेफिनेशन ही है लर्निंग की। आपका फोर्थ भी है, दीर्घ अवधि तक होता है, लॉन्ग टाइम तक होता है, क्योंकि बार बार जब हम उसी चीज को रिपीट करते हैं, समझते हैं, व्यवहार में आपका ऑब्जर्व कर लेते हैं, व्यवहार में अपना लेते हैं, तो वो चीजें जो है लॉन्ग टाइम तक रहने लगती है। तो इसी वजह से जो है आपका इसमें थर्ड जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, और आपसे इसमें गलत ही पूछा था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका। इसमें यदि कोई 5वीं कक्षा का विद्यार्थी गणित विषय में अपनी स्वयं की अवधारणा विकसित करता है, यहाँ पर क्या है, आपका 5th क्लास का बच्चा स्वयं की अवधारणा विकसित कर पा रहा है, खुद का कॉन्सेप्ट जो है डेवलप कर पा रहा है, तो इसका अर्थ क्या है, उसने क्या उपयोग किया है? सबसे पहले आपकी आगतात्मक विधि, रचनात्मक विधि, खोज विधि, या फिर आपका निगमात्मक विधि। तो इसमें से आपको ये 4 प्रकार के यहाँ पर मेथड दिए हैं। सबसे पहले आपका इसमें पूछा था कि खुद से कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाता है, तो बच्चे खुद से कॉन्सेप्ट कहाँ पर डेवलप करेंगे? रचनात्मक में। आपका रचनात्मक में आपकी क्रिएटिविटी में ही बच्चा जो है खुद से कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाता है, खुद से अपने नए नए थॉट डेवलप कर पाता है, नए नए विचार जो है इसमें विकसित करेगा। तो यहाँ पर वही चीजें बताई थी। खोज यहाँ पर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट ने कोई चीजें का खोज नहीं किया, आविष्कार नहीं किया, नियम आगमत नहीं है, आपका नियम से नहीं जा रहा, और आपका आगमत किसी उदाहरण से भी बच्चा नियम की तरफ नहीं गया। तो इस वजह से जो आपका सिर्फ सेकंड है, जिसमें बच्चे ने खुद से करके सीखा। रचनात्मक क्या बताता है? बच्चा खुद से कर रहा है, खुद से करके सीख रहा है, तो इसी वजह से जो है आपका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है आपका, नीचे दिए गए परामर्श के संबंध में, परामर्श से रिलेटेड आपकी पूरी एक यूनिट है, परामर्श हो गया, निर्देशन हो गया, इसे भी आपको क्लियर करना है। हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ यूनिट छोड़ देते हैं कि भाई इससे नहीं आएंगे, उससे नहीं आएंगे। क्वेश्चन सब यूनिट से आता है, किसी से ज्यादा आ जाता है और किसी से कम आ जाता है। आगे बात करते हैं परामर्श के संबंध में क्या करें या फिर क्या ना करने के विवरण दिए गए हैं, कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, एक परामर्शदाता की भूमिका को सही उत्तर में चुनिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपका परामर्शार्थी जो आपके पास परामर्श लेने आ रहा है उसे अपनी डेस्क तथा मेज के सामने नहीं एक कुर्सी तैयार कीजिए। इसने क्या, मेज के सामने, ठीक है, सामने नहीं के तो इन्होंने कहा मेज के सामने एक कुर्सी तैयार कीजिए। आगे बात करते हैं आपका परामर्शी यदि चाहे तो उसे ठहराकर सोचने का विचार का अवसर दीजिए। चलो आगे बात करते हैं, ऐसा प्रश्न पूछिए कि हाँ या ना में उत्तर दे दिया जाए। आगे बात करते हैं चर्चा का स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और इन विषयों में परामर्शार्थी की भावनाएं प्रकट हो सके। आगे बात करते हैं ऐसे प्रश्नों को अनदेखा करें जिनमें प्रत्यक्ष उत्तर आवश्यक हो और जो परामर्शार्थियों की समस्या का समाधान दे। ऐसे को क्या कर दे, आपका अनदेखा कर दे। इन्होंने क्या पूछा है, ये बताना है कि क्या करे और क्या ना करे। इस कथन में जो है आपका यहाँ पर पहचानना था। तो आपके पास ये पूरे 5 ऑप्शन थे, आपको इसमें से बिल्कुल करेक्ट बताना था। जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम है या फिर हिंदी में, वो अपनी दूसरी लैंग्वेज में आप पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको इंग्लिश में भी दे रखा है और आपका हिंदी में भी। आपके सारे ही जितने भी पेपर कराए जाएंगे आपके बाइलिंगुअल होंगे, दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे ताकि दोनों ही मीडियम वाले बच्चों को हेल्प हो सके। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका ए में क्या था आपका कि अपने सामने बिठाए, बराबर में बिठाए, बिठाना चाहिए ताकि वो भी हमारे साथ कंफर्टेबल हो सके, एक ही साथ बैठकर जो है चीजें समझ पाए। आगे बात करते हैं कि ठहराकर अवसर दे। अवसर देना तो आपका पॉजिटिव है। अगर आपके पास कोई समस्या लेकर आ रहा है, चाहे आपका फ्रेंड हो या कोई भी हो, तो आप उसे अवसर तो दोगे ना, भाई बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम सोचो इस चीज के बारे में, मुझे बताओ। तो आपका ए भी सही है और बी भी सही है। देखो इसमें ए और बी किस में है, आपका फर्स्ट में है, सेकंड में और आपका फोर्थ में, लेकिन आपका सी कट जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये दो तो आपको सही हो गए। आगे है हाँ ना में उत्तर। हाँ ना में जहां पर भी उत्तर आ जाता है वहां पर आपकी चीजों को छोटा कर दिया जाता है। अगर आप स्टूडेंट से पूछो या फिर किसी से भी, अगर आप कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो और उसका उत्तर वो जो है हाँ या ना में दे रहा है, तो वहां पर आप क्या चीजें सीखोगे। अब आपने अपने प्रश्न परामर्शार्थी को क्या कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, उसने कहा हाँ, तो ये तो खत्म हो गया। अगर आप वो पूछोगे कि आपको ऐसी बातें बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से, तो इस तरीके से वो क्या करेगा, चीजें जो है आपको खोल कर बताएगा। तो इस वजह से जो है आपका थर्ड भी कैंसिल हो जाएगा। तो जिसमें थर्ड है आप उसे हटा दीजिए। तो आपका इन दो ए और आपका
थर्ड और फोर्थ जो है आपका कट जाएगा क्योंकि इसमें आपका सी दिया था। ठीक है, अब बचा है आपके पास या तो आपका फर्स्ट होगा या फिर आपका सेकंड होगा। ए बी तो आपका था ही। अब बात करते हैं डी। ऐसे प्रश्न पूछे, चर्चा करें, स्पष्टीकरण करें। चर्चा करना पॉजिटिव है, स्पष्टीकरण भी पॉजिटिव है और साथ ही साथ यहाँ पर परामर्शार्थी की भावनाएं भी प्रकट हो रही है, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। तो इसी वजह से जो है आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपका ई भी देख लेते हैं। इसमें अनदेखा करने की बात की थी, वो भी किन चीजों को, जिससे समस्या का समाधान निकल सके। तो ये तो चीजें आपकी गलत थी, तो इसी वजह से जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, आपका ए बी डी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया है, विद्यार्थी स्तर पर समावेशी शिक्षा की नीति के अंतर्गत बौद्धिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया, समावेशी शिक्षा से पूछा गया। समावेशी आपकी यूनिट 10 है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, समावेशी से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले विशेष ओलंपिक भारत में भाग लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद है विशेष ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय में भाग लेने के लिए, पैरालंपिक में भाग लेने के लिए, विशेष बच्चों हेतु अखिल भारतीय खेलों में भाग लेने के लिए। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका कुछ अलग ही इन्होंने एग्जाम में पूछा था, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर वो है आपका विशेष ओलंपिक भारत में भाग लेने के लिए। ठीक है, विद्यालय स्तर पर समावेशी शिक्षा की नीति के अंतर्गत जो बौद्धिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी, उन्हें किस चीज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप जो विशेष ओलंपिक होते हैं भारत की तरफ से, उसमें आप भाग लो। ठीक है, इस चीज के प्रति हम क्या करेंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर जो आपको ये मैचअप दे रखा है, मैचअप लिस्ट आपकी बहुत सारी पूछी जाती है, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। 4 यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, चारों को आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कौन इस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहला आपका यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद। तो यहाँ पर है सबसे पहले आपका यथार्थवाद। यथार्थवाद से कौन रिलेटेड है, वो है आपके अरस्तु। अरस्तु ही आपके रियलिज्म से रिलेटेड है। दूसरा बात करते हैं प्रयोजनवाद। कभी भी आपने अगर प्रयोजनवाद की बात सुनी हो तो उससे आपके जॉन डीवी जो है बहुत ज्यादा फेमस माने जाते हैं। डीवी ही आपके प्रयोजनवाद से रिलेटेड है। इन्होंने ही बताया था बच्चे कर कर सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार से जो है बी का आपका फोर्थ हो जाएगा, और बी का जो फोर्थ है वो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ए ही इसका करेक्ट हो जाए। अब बात करते हैं आपकी प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद से सबसे ज्यादा रिलेटेड कौन है, आपके रूसो। लेकिन रूसो जो है यहाँ पर नहीं दिए गए, लेकिन जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर है ये भी आपके प्रकृतिवाद से रिलेटेड है। तो इस कारण जो है आपका इसका थर्ड का ऑप्शन जो आपका सेकंड हो जाएगा। अब बात करते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद किससे रिलेटेड है, आपके प्लेटो। प्लेटो ही आदर्शवाद से सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। तो आपका सीधा का सीधा इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का। ठीक है, आपका इसमें फर्स्ट जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या पूछा है आपसे, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा हेतु प्रौद्योगिकी का एक उपागम है। आपकी एक यूनिट है सेकंड पेपर में, वो क्या है आपके एजुकेशन आईसीटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो उससे ही आपका एक क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला क्या है, सविमर्श उपागम, रचनात्मक उपागम, खोज उपागम, या फिर आपका फोर्थ है पद्धति उपागम। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा वो है आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपका प्रोसेस है टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन से रिलेटेड वो कौन सी है आपकी सिस्टम, वो आपकी पद्धति उपागम ही इससे रिलेट करता है। तो आपका इसका फोर्थ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 का जो है आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा है दिव्यांग बच्चों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वित निम्नलिखित क्रियाकलापों को व्यवस्थित कीजिए। इसमें क्या है, इसमें आपको इन स्टेप को व्यवस्थित करना है, इन कार्यों को जो है आपको स्टेप वाइज लिखना है। तो इसका चलिए सबसे फर्स्ट देख लेते हैं, वो क्या दिया हुआ है, वो है आपका आवश्यकता के मानचित्र हेतु विशेष आवश्यकता वाले CEWSN का मूल्यांकन। आगे बात करते हैं शैक्षिक संस्थान आपका एजुकेशनल प्लेसमेंट। आगे बात करते हैं गृह सर्वेक्षण हेतु WSN का मानचित्र। आगे बात करते हैं व्यक्तिगत शिक्षा योजना का विकास करना, सहायता एवं साधन यंत्रों उपकरणों का वितरण करना। तो इसमें जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, वो है आपका इसका बिल्कुल सही। सेकंड क्यों हो जाएगा, सबसे पहले कि आपका सी जो आपके गृह सर्वेक्षण है, सबसे पहले क्या करोगे आप घरों पर जाकर किस प्रकार के सर्वेक्षण करोगे, आप करोगे CWSN के सर्वेक्षण करोगे। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आवश्यकता, जो भी बच्चे हैं आवश्यकताओं के मानचित्र हेतु विशेष अवस्था वाले बच्चों का मूल्यांकन करोगे। इसके बाद जो है आपका बी आ जाएगा शैक्षिक आपका स्थानांतरण, आपका एजुकेशनल प्लेसमेंट। इसके बाद जो है आपका डी आ जाएगा, आप क्या करोगे व्यक्तिगत शिक्षा योजना का विकास करोगे। उसके बाद ही आप क्या करोगे, ई जो है सबका लास्ट में आएगा। ई सबसे लास्ट में क्यों आएगा, क्योंकि आप सहायता का
या फिर संसाधनों का उपकरण का जो आप वितरण है वो सबसे बाद में ही तो करोगे, क्योंकि जब आपको पता लग जाएगा हाँ इस बच्चे को इस चीज की इस साधन की आवश्यकता है तो ही आप उस चीज का वितरण करोगे। तो इसी कारण जो है आपका सीधा इसमें सेकंड है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछा है, सम्मित वितरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा सूत्र आपका जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर क्या है, माध्य माध्य बहुलक इज इक्वल टू माध्य माइनस माध्य का ये सब चीजें यहाँ पर दे रखी है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन का थर्ड आंसर जो है बिल्कुल सही है। थर्ड में क्या दिया है इन्होंने, मध्य इज इक्वल टू बहुलक प्लस आपका 1/3 माध्य माइनस माध्यिका, यही आपका बिल्कुल सही है। तो इसका जो है थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या पूछा है, इसमें आपकी पूरी टेबल दे रखी है जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले देखी थी। आप पर रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद और आपके अरविंदो घोष, इनसे रिलेटेड जो है आपको एक एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा किससे रिलेटेड है। तो इसमें चलिए देखते हैं। आपका रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ पर क्या दिया है, पाठ्यचर्या को आध्यात्मिक वृद्धि एवं विकास व समृद्धि के लिए भाषाओं, विज्ञान व शारीरिक शिक्षा का संवर्धन करना। ठीक है, सेकंड देखते हैं। इसमें क्या है आपका, व्यक्तिगत रचनशीलता का संवर्धन तथा विमर्श को बढ़ावा देते हुए योग आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास करना। तो आप आगे बात करते हैं। आपका पाठ्यचर्या अंतर संस्कृति और अंतरजातीय एकता हेतु वाद विवाद व विचार विमर्श द्वारा विचारों की मौलिकता व सृजनशीलता के संवर्धन संबंधी क्रियाकलापों पर आधारित होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। गतिविधि व शिल्प केंद्रित पाठ्यचर्या जिसमें समग्र विकास हेतु शिल्प, भाषा, सामाजिक अध्ययन व विज्ञान शामिल का सुझाव हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके चार दे रखे, यहाँ पर जो है आपके चार दे रखे, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद, अरविंदो घोष। तो जिन भी बच्चों ने महात्मा गांधी पढ़ा हो या कोई से भी इसमें से दो भी आपको पता होगे तो आप इसके बिल्कुल सही आंसर पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वो क्या है आपका। यहाँ पर आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किससे रिलेटेड थे, आपने जैसे बीएड वगैरह भी की हो, जिन भी स्टूडेंट ने, तो उन्हें भी पता होगा कि जो आपके महात्मा गांधी है वो आपके शिल्प केंद्रित पाठ्यचर्या समग्र विकास पर फोकस करते थे। 3H का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। इनका यही थे कि सामाजिक अध्ययन भी पढ़ाना चाहिए, विज्ञान भी पढ़ाया जाना चाहिए, आपकी भाषा, शिल्प, इन सबसे रिलेटेड जो इन्होंने कहा था। तो बी का जहां पर भी फोर्थ दिखे वो ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन में क्या है, बी का फोर्थ है। बाकी भी एक बार देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस बात पर कहा था कि आपकी अंतर संस्कृति, अंतरजातीय एकता, वाद विवाद, इन सब चीजों पर सृजनशीलता के संबंधी क्रियाकलापों पर आधारित आपकी शिक्षा होनी चाहिए। तो आपका इसका एक का थर्ड हो गया। अब बात करते हैं आपका विवेकानंद। विवेकानंद ने क्या कहा था कि जो आपकी पाठ्यचर्या वो आपके आध्यात्मिक, आपकी वृद्धि, विकास व समृद्धि के शारीरिक शिक्षा का संवर्धन करना चाहिए। आगे बात करते हैं आपका अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने किस बात पर दिया था, व्यक्तिगत रचनाशीलता। ठीक है, व्यक्तिगत रचनाशीलता पर इन्होंने सबसे ज्यादा कहा था, साथ ही योग, आध्यात्मिक शिक्षा का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपको ये चार कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर करने हैं। आपको आगे भी देखना है, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद तथा अरविंदो घोष, इनसे रिलेटेड पूरी यूनिट है। एक एक यूनिट के आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने, क्योंकि हर यूनिट से आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। तो इसका जो आंसर है वो आपका सेकंड सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका ज्ञान अर्जन करने की वैज्ञानिक विधि का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं है। नोट आपसे पूछा है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। सबसे पहला क्या है आपका, सत्य का प्रयोग करना। आगे बात करते हैं तथ्य ज्ञात करना, चरों का नियंत्रण करना। आगे बात करते हैं आपका घटनाओं का पूर्वानुमान करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका सत्य का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक। आपका तथ्य ज्ञात भी करते हैं तथा जो आपकी घटनाएं हो जाती है उसका पूर्वानुमान भी लगाते हैं। ठीक है, प्रेडिक्शन भी करते हैं। तो आपका जो इसमें थर्ड है वो नहीं होता, क्योंकि हम चरों का नियंत्रण कर नहीं पाते। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल आपका वैज्ञानिक विधि में नहीं होता, वो ज्ञान करने की अर्जन में। तो इसमें जो है आपका थर्ड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें जो है थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे नोट ही पूछा था और आपका इसमें थर्ड बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यादेशित है। आपको याद रखना है, आप अगर एजुकेशन से तैयारी कर रहे हो तो अगर आप 2020 की एजुकेशन पढ़ते हो और आप 1986 की, तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ये वाली है। ठीक है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इससे आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर इससे आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे आपकी उम्मीद है 7 क्वेश्चन आपके बन जाए।
ठीक है। 1986 के फर्स्ट पेपर में भी काफी देखने को मिलते हैं और इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे ही, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो इसमें सबसे पहला है वो है आपका सार्वभौमिक पंजीकरण। इसके बाद है आपका प्राथमिक अवस्था 3 वर्ष की होगी। चलिए आगे देखते हैं कि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कहा था। फिर क्या है, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों का सार्वभौमिक प्रतिधारण। चलिए आगे देखते हैं। आपका शिक्षा की गुणवत्ता में यथेष्ट वृद्धि करना। आगे बात करते हैं आपका छात्र तथा शिक्षक अनुपात में वृद्धि करना। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 19 का, वो है आपका फोर्थ कैसे होगा? फर्स्ट जो है बिल्कुल सही, सार्वभौमिक पंजीकरण की सभी बच्चों को हमें लाना है, शिक्षा में सभी बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका बी, आपकी जो प्राथमिक अवस्था है वो 3 वर्ष से स्टार्ट नहीं होती इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो आपका थर्ड कट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपका सी क्या है, 14 वर्ष तक ही आपके छोटे मतलब सिर्फ बच्चों का सार्वभौमिक करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, तो आपका थर्ड भी नेगेटिव है, तो आपका थर्ड भी कट जाएगा। तो आपका क्या बचा? डी क्या आपका गुणवत्ता करना शिक्षक है, बिल्कुल सही। लेकिन हमें छात्र तथा शिक्षक के अनुपात में वृद्धि क्यों करनी है? इससे तो आपकी शिक्षा से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा। और इन्होंने पूछा आपका सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में, तो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपका थर्ड सही हो जाएगा और आपका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। आपका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं आपका 20 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी व्यक्ति, अभिवर्ती तथा अवधारणाओं को सर्वाधिक अच्छी तरीके से मापने का प्रयत्न करता है? सबसे फर्स्ट है आपका प्रश्नावली, जात सूची, मतावली, बोध पैमाना, अभिवर्ती पैमाना, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा आपका, ऐसा कौन सा शोध उपकरण क्या आपका मेजर करेगा, क्या मापेगा कि व्यक्ति की अभिवर्ती और धारणाओं को माप सके? तो ये आपके पास हो गए ऑप्शन। इसमें क्या है आपका केवल बी, सी, डी, तो इसमें से आपको चूज करना है। तो इसका जो आपका बिल्कुल फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा, सी, डी, ई। आपका मतावली, बोध पैमाना, अभिवर्ती पैमाना बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21, ये है आपका 21। इसमें क्या है, समावेशी विद्यालय। आगे आपका फिर से समावेशी से रिलेटेड क्वेश्चन में परिषद से व्यक्ति के समग्र विकास का उत्तरदायित्व समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। सबसे फर्स्ट क्या है आपका, सबसे फर्स्ट दे रखा है आपका विशेष अध्यापक व चिकित्सक प्रमाण बोर्ड द्वारा, ठीक है। इसके बाद है आपका मुख्य अध्यापक एवं परामर्शदाता द्वारा, विद्यालय और माता पिता द्वारा। अगला है आपका विषय अध्यापक और खेल शिक्षक द्वारा, विषय अध्यापक और विशेष अध्यापक द्वारा। इन्होंने क्या पूछा, जो आपकी समावेशी में है, ठीक है, उसमें जो बच्चों का समग्र विकास का उत्तरदायित्व होता है वो किसके प्रति होता है, किस टीचरों पर होता है? तो वो होता है आपका विशेष अध्यापक, जो आपके सब्जेक्ट टीचर होता है, और आपके स्पेशल टीचर होता है, उन दोनों के ऊपर होता है। आपके खेल टीचर का यहाँ पर रोल नहीं होता। माता पिता आपके स्कूल में क्या करेंगे, माता पिता का भी नहीं। परामर्शदाता आप क्यों रखोगे? परामर्शदाता तो तब रखोगे ना जब आपकी कोई सीरियस प्रॉब्लम है या किसी वैसी चीजों से रिलेटेड परामर्श देने के। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, समग्र विकास के लिए जो है आपके सबसे ज्यादा है सब्जेक्ट टीचर, प्लस में आपके स्पेशल अध्यापक टीचर, क्योंकि ये समावेशी है तो इसमें आपके स्पेशल टीचर भी रखे जाते हैं। तो आपका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 22। इसमें क्या है आपका, इसमें आपका मोक्ष से रिलेटेड पूछ रखा है, पर आपका एक अभिकथन दे रखा है और उसका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है। आपको बताना है जो आपको कथन दिया गया है उसका रीजन सही है या फिर नहीं। यहाँ पर आपको ये इस प्रकार के 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन अब जो है आपके एनटीए ज्यादा पूछने लगा है। तो इसमें क्या आपका मोक्ष जो है अधिगमकर्ता केंद्रित कोर्सेज है, आपको ये बताना है या फिर नहीं। पहले तो यही चेक करना है सही है या फिर आपका गलत है, ठीक है। अब अगला देखते हैं आपका, इसमें क्या दिया है, किसी भी अधिगमकर्ता के मोक्ष तक पहुंच उसके अध्यापक की उपस्थिति में की जाती है। क्या ऐसा है कि कोई भी अधिगमकर्ता की जो मोक्ष है उसके पहुंच सिर्फ अध्यापक की उपस्थिति में ही आपको मिलेगी? चलिए ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन आपके क्या दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है आपका, वो है आपका इसमें कि आपका जो दोनों है वो सही है और आर इसकी बिल्कुल सही व्याख्या है। आगे देखते हैं आपका कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर इसकी व्याख्या नहीं है, तो आपका इसमें जो है सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि कथन तो दोनों ही सही है। क्योंकि अधिगमकर्ता के द्वारा जो आपके मोक्ष तक पहुंच होती है वो आपके अध्यापक की उपस्थिति में ही की जाती है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, क्योंकि ये क्या आपका अधिगमकर्ता कोर्सेज है। यहाँ पर क्या बता दिया आपका लर्नर सेंटर जो है कोर्सेज यहाँ पर बताया, लेकिन इन्होंने जो आपका एग्जाम्पल दिया या फिर आप कह सकते हो रीजन, वो बिल्कुल इसकी अपोजिट दिया है। बेशक वो ठीक है लेकिन वो आपका इसकी सही व्याख्या नहीं करता, इसी वजह से जो है इसका सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं आपका 23 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शोध समस्या से संबंधित नहीं है? क्या पूछा है आपका कि जो आपकी प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम है उससे संबंधित नहीं है। नवीनता,
या कि इससे संबंधित है या फिर नहीं। अगला है शोधकर्ता के मानसिक दिमाग को संतुष्ट करना। आगे बात करते हैं आपका इसमें क्या है, आपका शोधकर्ता के आपके व्यवहारता या फिर आपका फिजिबिलिटी, सामाजिककर्ता के रूप में या फिर सार्थक। तो पूछा है कौन से संबंधित नहीं, नवीनता आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आपको फिजिबिलिटी भी चाहिए, इसके बाद है आपको समाज के रूप में आपको महत्व भी चाहिए, लेकिन अपने दिमाग को संतुष्ट करना ये कोई बात नहीं होती। शोधकर्ता अपने दिमाग को संतुष्ट करने के लिए कोई रिसर्च नहीं करता, तो इसी वजह से जो आपका सेकंड हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन पॉजिटिव थे, एक ही आपका नेगेटिव इसमें दिया हुआ था। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25। सबसे इजी क्वेश्चन है, पहले से आप पढ़ते आ रहे हो। आपके वस्तु स्थायित्व आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? ये आपका पियाजे की 4 स्टेज है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या आपका संज्ञान विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर आपका संवेदीकरण अवस्था है, या फिर आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से है। तो चारों अवस्था यहाँ पर दे रखी है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है आपका थर्ड, संवेदी में ही आपके ऑब्जेक्ट स्थायित्व होता है। ऑब्जेक्ट को समझ जाता है कि जो उसके सामने ऑब्जेक्ट है वो उपस्थित, अगर उसे हटा दिया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं है, बस उसे आपकी आंखों से छुपाया जा चुका है। यही आपका संवेदी में बच्चों के सामने आ जाता है, बच्चे इस चीज से रिलेट करने स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। आपके संवेदी में से ही आपका वास्तु स्थायित्व आपका जुड़ा हुआ होता है। तो आपका इसमें थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 25 में क्या है, निम्नलिखित में से नैदानिक आपका विश्लेषण हेतु किस अध्ययन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे कि जो आपका नैदानिक होता है विश्लेषण हेतु किस चीज का प्रयोग करेंगे? आपका सहसंबंध, सर्वेक्षण, प्रकरण या फिर आपका परवर्ती। तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए, इसमें से बिल्कुल करेक्ट बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड जो है आपका प्रकरण या फिर केस अध्ययन ही, केस स्टडी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हम निदान कर रहे हैं यहाँ पर, क्लिनिकली, ठीक है। किसी चीज का समस्या का समाधान खोजेगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसका निदान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? केस स्टडी। हमें उसकी जड़ तक जाना होगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न हुई, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर रिलेट करनी होगी। तो इसी वजह से जो है इसका थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज जो है हमने आपके पूरे 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगली क्लास में हम आपके अगले 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से जो आपका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, ऐसे ही आपके चारों पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर आपके किसी और ईयर्स के क्वेश्चन जो है इसी प्रकार सोल्व कराए जाएंगे। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इन सब की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाना। वहां पर आपको जो भी न्यू अपडेट आती है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।